Students, let us discuss one very interesting concept, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। देखो, आप ग्लोबल स्टूडेंट्स हो, आप ऐसे जमाने में लॉ पढ़ रहे हो जहां पर सब कुछ ग्लोबल है, तो आपको इन सब चीजों का मीनिंग तो पता होना चाहिए। भाई, इंडिया की बाउंड्री तो हम कब से क्रॉस कर चुके थे। आजकल तो भाई सब इंटरनेशनल है। एवरी पर्सन, एवरी कंपनी वांट्स टू गो ग्लोबल। तो पूरा वर्ल्ड आजकल इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो शेयर्स क्यों ना हो। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है, सबसे पहले इसके पीछे का लॉजिक समझ लेंगे, इसका प्रोसीजर समझ लेंगे, और फिर बाद में प्रोविजंस पढ़ेंगे। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए ना एक चार्ट ऑलरेडी रेडी करके बना के रखा हुआ है, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाए कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स आखिर में चलता कैसे है। एक बार आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स, एक बार प्रोसेस समझ में आ गई, तो फिर कॉन्सेप्ट तो आप बोलोगे मैम आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया ना कि अभी कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं रही। ठीक है, चलो तो ध्यान से सुनना, कॉपी करने की घाई मत करना। मैं आपको टाइम दूंगी, मैं आपको हमेशा टाइम देती हूँ, आपको भी वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर मिस हो गया ना तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा आपको। तो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, अब हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ठीक है। हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं। वो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती हैं, इसके पीछे का लॉजिक आपको समझना चाहिए। अब लेट्स से कि एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसको ग्लोबल जाना है। क्यों ग्लोबल जाना है भाई? देखो, एक तो अगर आप बोलोगे कि मेरे शेयर्स ग्लोबली लिस्टेड है, या फिर मेरे पास ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, तो एक गुडविल क्रिएट होती है मार्केट में, आपको ज्यादा फंड्स आने का चांस रहता है। प्लस यू कैन ऑलवेज टेल योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कि देखो हमारे शेयर्स तो फॉरेनर्स भी इन्वेस्ट करते हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी बनती है, ट्रस्ट फैक्टर बनता है। एक कंपनी ग्लोबल जाना चाहती है, एक कंपनी इंडिया से तो पैसे रेज कर ही रही है, लेकिन वो फॉरेन से भी पैसे रेज करना चाहती है। मतलब दे वांट वाइडर ऑडियंस, दे वांट मोर इन्वेस्टर्स, दे वांट मोर मनी, दे वांट ग्लोबल प्रेजेंस। अब अगर इसकी अगर इसके सिक्योरिटीज लिस्ट है, तो एक ग्लोबल प्रेजेंस होने की वजह से रिकॉग्निशन मिलती है, ज्यादा बिजनेस मिलते हैं। अभी जैसे ये विप्रो है, ये एक आईटी कंपनी है, आईटी का बिजनेस तो शुरू से ही ग्लोबल रहा है, क्योंकि आईटी में क्या होता है, उनकी रिक्वायरमेंट, फॉरेनर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में लेबर चीप है। तो ऐसी कंपनीज को तो लिस्ट करना ही चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली कर ही नहीं सकते। कंपनीज अपने शेयर्स डायरेक्टली फॉरेन मार्केट में लिस्ट कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? देखो, बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो वहां के मार्केट्स अलग, ऊपर से बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, और इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट्स आर वेरी डिफरेंट। वी डोंट वांट कि वहां का इन्फ्लुएंस यहाँ पर आए। तो टेक्निकली देयर आर वेरियस रीजंस, जो आपको समझ में आ जाए उसके लिए रीजंस यही है कि एक कंपनी है, वो डायरेक्टली फॉरेन में अपने शेयर डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। अब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ये मिस्टर एक्स जो है ना, ये एक डेवलप्ड कंट्री का इन्वेस्टर है, ठीक है। इसके पास पैसा बहुत है, कंट्री डेवलप्ड है ना, इसके पास पैसा बहुत। चलो मान लो कि ये यूरोप में रहता है, ठीक है, ये फॉरेन इन्वेस्टर है जो यूरोप में रहता है। अब यूरोप में रहता है, बहुत सारा पैसा है इसके पास, इसको ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसमें ग्रोथ हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यूरोप में भी तो बहुत सारी कंपनीज है, तुम उसमें इन्वेस्ट कर दो। अरे, डेवलप्ड कंट्री के कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, वो और कितना डेवलप होगी, उनकी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड है, वो बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही है, वो डेवलप्ड कंट्री है, कितना डेवलप होगी। वहां पर रोड्स अच्छे बने हुए हैं, वहां पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बने हुए, डेवलप्ड कंट्री, और कितना डेवलप होगी ना। तो इनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन अब ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो डेवलपिंग है, क्योंकि देखो इंडिया एक डेवलपिंग मार्केट है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, यहां पर लेबर चीप है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो रहा है, मतलब हम इवॉल्व ही होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो डेवलपिंग कंट्री को बिलोंग करती है, और इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यहां से अच्छा इन्वेस्टमेंट तो और कोई मिल ही नहीं सकता है उनको, है कि नहीं। तो ही डजंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि वो और डेवलप होने का क्या चांस है। वो एक ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हैं जो डेवलपिंग है, जिसमें ग्रोथ है, ताकि उनके भी शेयर का प्राइस बढ़े, ग्रोइंग इकोनॉमी में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया एक कंपनी को। अब
डायरेक्टली तो परचेज कर नहीं सकते। और क्या होता है ना, इन कंपनीज को यहाँ की लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। अरे इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे लिस्टिंग होती है, कैसे ट्रेडिंग होती है, क्या प्लेटफॉर्म से, इनको कोई आइडिया नहीं होता। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, इनके पास पैसा बहुत है, लेकिन कौन से कंपनी में डालना चाहिए वो नहीं पता होता। अब देखो ना, यूरोप में बैठा हुआ बंदा इंडिया की कौन सी कंपनी में, अरे हम इंडियंस को यहाँ पे रहते हुए पता नहीं चलता कि कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो फॉरेन में बैठा है, इसको तो इंडियन कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए वो नहीं पता। तो इन दोनों की प्रॉब्लम्स है। इसको ग्लोबल जाना है, कैसे जाओ पता ही नहीं है, और डायरेक्टली तो जा ही नहीं सकते। और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है, इसके पास पैसा बहुत है, लेकिन कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है इसको ये नहीं पता। तो चलो इन दोनों को मिलवा देते हैं, ठीक है। अब आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि विप्रो एक कंपनी है जिनको अपने शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऑफर करने हैं, डायरेक्टली नहीं जा सकते, इनडायरेक्टली वो कैसे जा सकते। विप्रो सबसे पहले तो अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, जो भी उनको कंसल्ट करते हैं, उनकी गाइडेंस लेते हैं। तो विप्रो जो है वो चला जाएगा एक किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास में, या वो चला जाएगा किसी मर्चेंट बैंकर के पास में, या वो चला जाएगा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी, इनके पास चला जाएगा फॉर गाइडेंस। वो बोलेगा कि आप मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। तो वो लोगों ने कहा कि तुम एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास जाओ। मैम, ये कस्टोडियन बैंक कौन होता है? ये एक ऐसा बैंक है जिसका ग्लोबल प्रेजेंस है, जिसके ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में हैं। ये आपके शेयर्स की कस्टडी लेता है। ऐसा क्यों? देखो, कंपनी डायरेक्टली शेयर्स तो इशू नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी किसी को तो शेयर इशू करेगी ना, अदरवाइज ये बोलेगा यार मैंने पैसा दे दिया, शेयर किधर है मेरा, है कि नहीं। तो कंपनी इसको डायरेक्टली इशू नहीं कर सकती, तो कंपनी जो शेयर्स है वो इशू करती है एक डोमेस्टिक कस्टोडियन को। डोमेस्टिक मतलब ये एक ऐसा कस्टोडियन बैंक है जो इंडिया में है, जैसे मैंने बोला है एचएसबीसी बैंक, ठीक है। तो विप्रो चली गई एचएसबीसी बैंक के पास, उसने कहा कि मुझे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स देने हैं। तो बोलते ठीक है, तू मेरे थ्रू चले जा। तो विप्रो ने अपने इक्विटी शेयर्स इशू किए इन इंडियन रुपीज टू अ डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। डोमेस्टिक है क्योंकि ये इंडिया में है, कस्टोडियन क्योंकि ये इन इक्विटी शेयर्स की कस्टडी अपने पास रखेगा, वो होल्ड करेगा। अब इन डोमेस्टिक कस्टोडियंस की ग्लोबल प्रेजेंस होती है। तो मान लो कि हम यूरोप की बात करते हैं, बिकॉज जीडीआर जनरली यूरोप में ही इशू किए जाते हैं, अमेरिका में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं। तो इस डोमेस्टिक बैंक का इन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के साथ में एग्रीमेंट होता है कि देखो ये कंपनी को अपने शेयर्स ग्लोबली इशू करने हैं, उन्होंने अपने शेयर्स मुझे ऑलरेडी इशू कर दिए हैं, वो शेयर्स मेरे कस्टडी में हैं। तो ऐसी कंफर्मेशन वो एक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को दे देता है कि भाई शेयर्स मेरे पास आ गए हैं, कंफर्मेशन दे देता है। अब इन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक्स के पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं कि भाई हमको हमारा पैसा डालना है, तो तुम बताओ कहाँ डाले, कौन सी कंपनी में डाले। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये अपना पैसा इन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक्स को दे देते हैं। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक बोलती है ठीक है, तुमने तुम्हारा पैसा मुझे दे दिया, अब इस पैसे के अगेंस्ट जो शेयर्स हैं वो अभी तुमको नहीं मिलेंगे, वो शेयर्स ऑलरेडी डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास पड़े हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट मैं देता हूं, मैं तुमको अश्योरेंस देता हूं, शेयर्स कंपनी ने ऑलरेडी दे दिए हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे के अगेंस्ट शेयर्स मैंने कस्टडी में रखे हैं। तो वो कस्टोडियन के पास जब शेयर्स आ जाते हैं तो ओवरसीज बैंक एक एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि तुमने जो पैसा दिया उसके शेयर्स आ गए। वो बोलता है ठीक है, तेरी एक्नॉलेजमेंट तो हवा में है, मुझे कुछ लिख के दे। तो ये जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है ये उसको एक डिपॉजिटरी रिसीट देती है। देखो कितना लॉजिकल है, पैसा मिला, हमने रिसीट इशू की। कौन सी रिसीट इशू की? कि तुम्हारे जो शेयर्स है वो हमारे पास ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुके हैं,
ये तो रिसीट ग्लोबली रिकॉग्नाइज की जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये रिसीट एक्चुअली एक एक्नॉलेजमेंट है कि तुम्हारे जो शेयर्स हैं वो ऑलरेडी कस्टोडियन के पास पड़े हैं। इस रिसीट को डिपॉजिटरी इशू करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसीट, क्योंकि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। और बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है यूरोप में, जैसे लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर ये रिकॉग्नाइज है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो इसके पास एक जीडीआर आ गया, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट आ गई। शेयर्स नहीं आए हैं इसके पास अभी तक, वो बाद में आएंगे। शेयर्स अभी तक नहीं आए हैं, ये इस जीडीआर में ट्रेडिंग कर सकता है, ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है। बाद में वो शेयर्स उसको मिल जाएंगे। जब तक शेयर्स नहीं मिल जाते तब तक उससे रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, जैसे वोटिंग हो गई, डिविडेंड लेना, वो ये सब करेगा। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है ना, थोड़ा सा प्रोसीजर उल्टा होता है। एक्चुअली में इन्वेस्टर्स आते हैं ग्लोबल डिपॉजिट ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास, ये फिर टाई अप कर लेते हैं कस्टोडियन के साथ, ठीक है। जनरली उल्टा, प्रैक्टिकली उल्टा होता है, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग तो हमको सीधा ही जाना पड़ेगा। तो एक रिकैप कर लेते हैं। कंपनी ने कस्टोडियन को अपने शेयर्स इशू किए, कस्टोडियन ने वो कंफर्मेशन अपने ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को दे दी। डिपॉजिटरी बैंक एक एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि भाई तूने जो पैसा दिया उसके अगेंस्ट शेयर्स वहां पर पड़े हैं, कस्टोडियन के पास पड़े हैं। ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये एक तरीके की रिसीट है। ये रिसीट डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है, इसलिए डिपॉजिटरी रिसीट है। क्योंकि ये यूरोप में है इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अगर अमेरिका में होता तो इसको बोलते थे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है दे फिजिकली होल्ड द शेयर्स। कितना लॉजिकल है, हमने इनको शेयर्स इशू किया, ये फिजिकली वो शेयर्स को इंडिया में होल्ड कर रहे हैं। दे आर नाउ एक्टिंग एज एजेंट फॉर द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। मैंने बोला था ना, प्रैक्टिकली थोड़ी उल्टी चीजें चलती हैं कि इसने पैसा दिया, इसने एक कस्टोडियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तू इंडिया में हमारे शेयर्स होल्ड करना, तो वो फिजिकली होल्ड कर रहा है एज एन एजेंट। ये जो रिसीट होती है, इट इज गिवन बाय द डिपॉजिटरी, इट रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ विप्रो, जनरली 10 हो सकता है, बट कोई भी रेशोज आप अज्यूम कर सकते हो। सो 1 GDR इज इक्वल टू 10 शेयर्स ऑफ विप्रो, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल। तो इट होल्ड्स सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब मैं दूंगी टाइम आपको लिखने का, जरा रुको। कंपनी की जो बुक्स है, विप्रो की जो बुक्स है, उसमें डिपॉजिटरी बैंक विल बी कंसिडर्ड एज ओनर ऑफ द कंपनीज इक्विटी शेयर। सो द डिपॉजिटरी बैंक विल बी कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की जो वोटिंग राइट्स होती हैं वो डिपॉजिटरी बैंक के पास होंगी, क्योंकि अब तक इनको हमने शेयर्स इशू नहीं किए हैं, तो इनके बुक्स में डिपॉजिटरी ही ओनर है। डिपॉजिटरी को डिविडेंड मिलेगा जो वो आगे पास ऑन करेगी। ये इनको बताएंगे कि वोटिंग कैसे करनी चाहिए, ये जाके इनके मीटिंग में वोटिंग कर देगा, ठीक है। तो इक्विटी वोटिंग राइट्स आर गिवन टू द डिपॉजिटरी, GDRs आर प्रोवाइडेड इन फॉरेन करेंसी। तो इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं हमने रुपीज में, लेकिन GDR जो इशू होता है वो फॉरेन करेंसी में इशू होता है। दीज आर एडवांटेजेस, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इट हेल्प्स द मल्टीनेशनल बिजनेसेस टू कनेक्ट विद मेनी इन्वेस्टर्स। मैंने आपको बताया कि हम ग्लोबल जा सकते हैं। इट गिव्स द इन्वेस्टर्स अ चांस टू डाइवर्सिफाई देयर होल्डिंग ग्लोबली। तो इनके पास अब बोस्ट करने के लिए, यूरोपियन कंपनी के तो शेयर्स है, लेकिन वो बोल सकते हैं कि हमने इमर्जिंग मार्केट इंडिया में भी हमारे शेयर्स की इन्वेस्टमेंट करके रखी है, हमने वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करके रखी, तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। They can boost the liquidity of शेयर्स। लिक्विडिटी क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, ग्लोबली आप रिकॉग्नाइज होने लगोगे, आपके शेयर्स खरीदने के लिए हमेशा बायर्स तैयार रहेंगे, तो इजीली लिक्विडेट हो सकते हैं, इजीली आपके शेयर सेल हो सकते हैं। दे आर लिस्टेड ऑन द इंटरनेशनल मार्केट्स, दे कैन रेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ फॉरेन बिजनेस, they are easy, they are cost effective than actually buying shares in the international exchange. Internationally हमारे shares listed हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है एज कम्पेयर टू दिस। ब्रोकर्स के थ्रू ही होता है ये सब। जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो डायरेक्टली बैंक के पास नहीं जाते हैं, ये पहले अपने ब्रोकर के पास जाएंगे, ब्रोकर इन बैंक्स के पास जाता है। यहाँ पर भी देर आर ऑल ब्रोकर्स इन्वॉल्व। वो सब इतनी डिटेल हमको अभी कवर करने की जरूरत नहीं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक और पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन लिया है, आप ये भी लिख लेना। इंडिया में इंडियन कंपनी जैसे विप्रो, वो इक्विटी शेयर्स इशू करती हैं एक डोमेस्टिक कस्टोडियन को।
डोमेस्टिक कस्टोडियन ओवरसीज डिपॉजिटरी के पास जाता है और बोलता है शेयर्स आ चुके हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है। डिपॉजिटरी फिर ओवरसीज डिपॉजिटर्स को एक रिसीट देती है, दैट इज नोन एज द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अग्रीमेंट कौन सी पार्टीज के बीच में होता है? डोमेस्टिक कस्टोडियन और ओवरसीज डिपॉजिटरी, क्योंकि आप कस्टोडियन हो, ये डिपॉजिटरी है, वो रिसीट इशू कर रही है। एक अग्रीमेंट कंपनी और डिपॉजिटरी के बीच में भी होता है, क्योंकि हमारे बुक्स में यही शेयर होल्डर है ना, यही इक्विटी राइट्स एक्सरसाइज करेंगे, तो इनके बीच में भी एग्रीमेंट। These are some companies who have GDRs in multiple countries, जैसे बॉम्बे डाइंग, एक्सिस बैंक, इंडिया बुल्स, HSBC बैंक एंड अ लॉट। ओके, अब ये सब कुछ हम अपने टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेते हैं। अब आपको ये सब समझना बहुत इजी हो जाएगा। A global depository receipt is a general name for the depository receipt where a certificate is issued by a depository bank which purchases shares of foreign companies, thus creating a security जैसे शेयर होता है on the local exchange backed by those shares। कंफ्यूजिंग लगेगा, बस इतना ही है कि वो रिसीट के अंडरलाइंग शेयर्स कस्टोडियन के पास पड़े होते हैं, ये रिसीट के अगेंस्ट शेयर्स हैं। GDR मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument in the form of a depository receipt created by a foreign depository outside India। ये थोड़ा easy है याद समझना कि ये एक receipt है which is created by a foreign depository outside India। custodian India में depository तो out of India है ना। authorized by a company making an issue of the रिसीट। कंपनी और डिपॉजिटरी का भी तो एक एग्रीमेंट होता है, हमने ऑथराइज किया कि तू मेरे लिए डिपॉजिट रिसीट्स इशू कर। दे कैन बी इशूड आइदर बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक ऑफर, या प्राइवेट प्लेसमेंट, या कोई भी एनी अदर मैनर प्रेवलेंट अब्रॉड। रिसीट्स तो अब्रॉड ही इशू हो रहे हैं ना, हमने देखा ना, रिसीट्स तो अब्रॉड ही इशू हो रहे हैं, तो प्राइवेट प्लेसमेंट करो, पब्लिक डिपॉजिट करो, या फिर कोई एनी अदर मैनर जो वहां पर प्रेवलेंट। GDRs may be listed, traded in an overseas listing or trading platform। GDRs ट्रेड हो रहे हैं, आपके शेयर्स नहीं। They may be issued, receipts may be issued against the issue of new shares, or they may be sponsored against shares held by shareholders in accordance with rules framed by central government और RBI। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो ADRs है वो यहाँ पर एज GDRs आप इशू करो, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, ये आप फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हो। या तो ये न्यू शेयर्स हैं या फिर इट इज स्पॉन्सर्ड अगेंस्ट द शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये हमारे लिए जरूरी है जानना, व्हाट आर द कंडीशंस। सबसे पहले एक बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगी, ठीक है। स्टेप नंबर 1, एक बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगी हमको कि ठीक है आप GDRs इशू कर दो। बोर्ड ने डिसाइड कर लिया, अभी मेंबर्स की भी परमिशन ले लो। द कंपनी विल टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय अ स्पेशल resolution, ठीक है। Depository receipts shall be issued by an overseas depository bank appointed by the company and the underlying shares are in the custody of a domestic custodian bank। समझ में आ गया? अभी डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास हमारे शेयर्स पड़े हैं और डिपॉजिटरी रिसीट एक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इशू कर रहा है, समझ में आ गया हमको? यस। तो GDRs are issued by an overseas depository bank. Underlying shares are with the custodian. Company shall appoint a merchant banker or a practicing chartered accountant, cost accountant, company secretary to oversee all the compliances। हमको तो आइडिया है नहीं, तो गाइडेंस के लिए हम किसके पास जाते हैं? इनके पास जाते हैं, मैंने बताया था ये आपको। Compliance report will be placed at the meeting of the, जो होल्डर है ऑफ द डिपॉजिटरी रिसीट, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो मेंबर बन सकता है, वो वोटिंग भी कर सकता है ओनली व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू हिम, ओनली व्हेन वी कन्वर्ट डिपॉजिटरी रिसीट इनटू शेयर्स। आपकी मर्जी, आपको कन्वर्ट करना है करो, वरना GDRs तो ट्रेडेड है ही, ट्रेडिंग तो होती है और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेडिंग है। अनटिल द कन्वर्जन, जब तक कन्वर्ट नहीं कर लेते आप, ओवरसीज डिपॉजिटरी
विल वोट, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, कंपनी के बुक्स में ओवरसीज डिपॉजिटरी इज द शेयर होल्डर, तो ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर ओवरसीज डिपॉजिटरी वोट करेगा. देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द डिपॉजिटरी होल्डर ऑफ द रिसीट एंड द कंपनी. तो मैंने बताया था आपको कि एग्रीमेंट्स होती हैं इनके बीच में. तो ओवरसीज डिपॉजिटरी, ओवरसीज इन्वेस्टर और कंपनी, इनके बीच में एक एग्रीमेंट है कि देखो ओवरसीज डिपॉजिटरी हमारे बिहाफ पे वोट करेगा, तो हम इनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये जाके वोटिंग करेंगे, डिविडेंड भी ये लेंगे, बाद में इनको पास ऑन कर देंगे. ठीक है, तो देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द डिपॉजिटरी, द होल्डर ऑफ द रिसीट एंड द कंपनी कि ओवरसीज डिपॉजिटरी हमारे बिहाफ पे वोटिंग करेगी. ओवरसीज इन्वेस्टर को राइट्स तभी मिलेंगे जब वो डिपॉजिटरी रिसीट शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जीडीआर पे एक छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर. आपको चाहिए तो एक बार इसको वापस से सुन लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने काफी सिंप्लीफाई करके इसको समझा दिया. इतना हमारे लिए जानना सफिशिएंट है.